अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज मिन शर्री मा खलक की दूसरी एपिसोड के साथ फिर आपके सामने हाजिर हूँ। बाबा, हम यहाँ तो आए हैं। हशाम ने पुरतजस्सुस तबीयत से मजबूर होकर फिर वही सवाल किया जो वो ड्राइविंग के दौरान भी पूछता रहा था। अफीरा शायद उसे मुतमईन नहीं कर पाई थी। बेटा, हमें एक अंकल से मिलना है, मैंने उसे जवाब दिया, मगर वो अब भी मुतमईन नहीं हुआ था। मैं कमरे के इंटीरियर को सराहने में मशगूल था। ब्राउन ब्रिक कलर की दीवारों वाला ये घर बाहर से जिस कदर खूबसूरत नजर आता था, अंदर से उससे भी ज्यादा जबरदस्त था। बाबा, वो अंकल आप ते एज फेलो हैं? हशाम ने एक और सवाल किया। मैंने उसकी जानिब देखा। मुस्कुराहट आपो आप मेरे लबों पर फैल गई। मेरे वली अहद ने दाईं टांग को बाईं टांग पर चढ़ा रखा था और दोनों बाजू हल्के की सूरत उनके गिरद बंधे थे और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पेवस्त थी। वो बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठा था जिस पोजीशन में मैं बैठा था। मुझे अपने बेटे पर बहुत प्यार आया। उसे जिंदगी के हर मामले में बाप की नकल करने की आदत थी। मैंने बेख्तियार होकर उसे अपने करीब किया और उसका गाल चूमकर बोला, जी जानू, वो मेरे एज फेलो हैं। आपके नानू ने हमें उनसे मिलने के लिए भेजा है। नानू बहुत अच्छे हैं, आप उनकी सब मानते हैं ना? उसे शायद नानू की अच्छाई महसूस हुई। मैंने मुस्कुराते हुए गहरी सांस भरी। जी बेटा, सारे शरीफ आदमी अपने बच्चों के नानू की बात मानते हैं। वो मेरी बात की गहराई को कैसे समझ सकता, इसलिए खामोशी से इंतजार करने लगा। मैं भी दोबारा कमरे की कलर स्कीम पर गौर करने लगा। दीवारों पर हल्के सब्ज रंग का पेंट था और बड़ी सी दीवार की खिड़की को सब्ज और सफेद रंग के पर्दों ने अपने हिसार में ले रखा था। कमरों में मौजूद सोफे और दूसरे आराइशी सामान में भी यही दो रंग नुमाया थे। मुझे माहौल में अजीब सी फरहत महसूस हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में डैडी के इंतखाब को सराहा कि बहरहाल ये स्पीच थेरेपिस्ट उन्हीं की गिरफ्त था। मैं अभी मकीन के ज़ौक़ को मुकम्मल तौर से सराह भी नहीं पाया था कि उकबे दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। बाबा, ये भी अंकल से मिलने आई हैं? शाम ने फौरन सवाल उठाया। मैंने उसे होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया और उस लड़की की बजाय कमरे की दोनों दीवार पर गौर करने की कोशिश करने लगा, मगर ये मुमकिन नहीं था। लाशौरी तौर पर मैं उसी की जानिब देख रहा था। उसके हाथ में एक शॉपर था जो उसने मेज पर रख दिया। वो उसी दरवाजे से दाखिल हुई थी जिससे मैं दाखिल हुआ था, इसलिए मैं उसे देखते ही समझ गया था कि वो भी स्पीच थेरेपी वगैरह के सिलसिले में आई होगी। पिंक और व्हाइट कलर के स्टाइलिश से लिबास में वो पहली नजर में काफी क्यूट नजर आई थी। उसके अंदाज में अजीब सी उजलत थी। वो मेरे और हशाम के सामने आकर बैठ गई। उसकी नजर इस्तफामी अंदाज में मेरी जानिब उठी थी। ये एक स्पीच थेरेपिस्ट का क्लिनिक था और ये लड़की गूंगी भी हो सकती थी। तभी मैंने फौरन से बेशतर कहा, मुझे नूरुल इज्जत साहब से मिलना है, मेरा अपॉइंटमेंट है उनके साथ। मेरे अंदाज में कदरे बेजारी भी दर आई थी कि बहरहाल अब तक उन साहब को आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये मेरे भी वकार का मसला था। मेडिसिन की फील्ड से ताल्लुक रखने के बायस हमारा कबीला एक ही बनता था। मेरी बात पर उस लड़की की आंखों में तहय्युर की खफीफ सी झलक दिखाई दी थी। मुझे यकीन होने लगा कि वो गूंगी है। नूर साहब शायद मसरूफ हैं, मैंने अपनी राय का इजहार किया। अब की बार वो मुस्कुरा दी। सफेद मोतियों जैसे दांतों की झलक ने उसके चेहरे को यकदम अजीब सा निखार बख्शा था। मेरी बीवी मुस्कुराने के मामले में कंजूस थी, इसलिए मुझे हर लड़के की मुस्कुराहट अच्छी लगती थी। नूर साहब मसरूफ नहीं है, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। बिलाशुबा मुझे उसकी आवाज सुनकर हैरत हुई थी। मैं उसे गूंगी करार दे चुका था। मैं दिल ही दिल में नहायत जज्बस हुआ। ये आपका बेटा है? उसने मुझे किसी किस्म की वजाहत दिए बगैर पूछा। मैं उसके अंदाज पर तपसा गया। नहीं, रास्ते में पड़ा हुआ था, मैं उठाकर यहाँ ले आया। मैं चिढ़कर बोला, मुझे क्या पड़ी थी कि हर एक से अखलाक निभाता पीता, मगर वो असर लेने के बजाय जोर से हंस दी। एक जलतरंग था जो मेरे इर्द गिर्द फैल गया। मैंने अपनी जिंदगी में इस कदर भरपूर हंसी कभी ना सुनी थी। उसकी हंसी में अजीब सी मुलायमियत थी जो बहुत बली महसूस हुई थी। आई एम सो सॉरी। आप अब्बास हो रही है ना? मैं तखीर के लिए माजरत खा हूँ। दरअसल मेरी मदर का कुछ रोज कबल आंखों का ऑपरेशन हुआ था,
तो मैं उनकी मेडिसिन लेने चली गई थी। मुझे एहसास है मेरी गैर जिम्मेदारी ने आपको झंझलाहट में मुब्तला किया है, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरी मजबूरी जानने के बाद आपका गुस्सा किसी कदर कम हो चुका होगा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वजाहत दी। मुझे हैरत का एक और झटका लगा जिसे मैंने कमाल महारत से छुपा लिया। मैं जिसे साहब समझकर मिलने आया था वो साहिबा निकली थी। इट्स ओके, मैंने बदिक मुस्कुराते हुए कहा। बाबा ये कौन है? हशाम ने शर्माते हुए मेरे कान में घुसकर पूछा। मैं उसे घर से किसी अंकल से मिलवाने के लिए लाया था और अब आंटी को देखकर उसे बिला शुबा खुशी हो रही थी। मर्द बच्चा था आखिर। ये मेरा बेटा है हशाम गोरी। मैंने अपनी खजालत दूर करने के लिए फौरन हशाम का तारुफ करवाया। यहाँ आओ बेटा। उसने मुस्कुराकर हशाम को मुखातिब किया तो वो इजाजत तलब नजरों से मेरी जानिब देखने लगा। फिर मेरे कहने पर उसकी सिमत चला गया। उसने हशाम की उंगली थामी और फिर एक कॉर्नर में पड़ी मेज और कुर्सियों की सिमत चल दी। मेज पर मुख्तलिफ किस्म के खिलौने और मॉडल्स वगैरह सजे थे। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले बैठ गए और फिर अगले 25 मिनटों में वो धीमी आवाज में उससे मुख्तलिफ बातें करती रही। कभी उसके सामने कोई खिलौना रखकर उसके बारे में सवालात करने लगती या फिर मॉडल्स दिखाकर राय तलब करती। मैं चूंकि खुद भी डॉक्टर था इसलिए मरीज और मालिज के रिश्ते को बखूबी समझ सकता था। मैंने बोलने या टोकने के बजाय साइड टेबल पर पड़ा मैगजीन उठा लिया और वर्क गर्दानी करने लगा। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर मेरे पास आ गई, जबकि हशाम वहीं बैठा खिलौनों से खेलने में मगन था। मैंने मैगजीन साइड टेबल पर रखा और अलर्ट होकर बैठ गया, क्योंकि मुझे घर जाकर अफीरा को रिपोर्ट भी देनी थी। नूरुल इज्जत मुझे अपनी जानिब देखता पाकर एक बार फिर मुस्कुराई। या अल्लाह, ये लड़की कितना मुस्कुराती है, मैंने दिल में कहा। शहबाज साहब ने फोन पर मुझे जो कुछ बताया था असल सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। उसने डैडी का नाम लेते हुए बात का आगाज किया। वो कह रहे थे कि बच्चा बहुत ज्यादा हकलाता है और उन्हें शक है कि उसके तालु और जुबान में कुछ नुक्स है जिसके बायस अल्फाज को अदा करने में दिक्कत होती है। उसने अभी इतनी बात की थी कि अंदरूनी जानिब का दरवाजा खुला और एक 16-17 साल की मुलाजमा टाइप लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय के कप थे। उसके जाने के बाद वो दोबारा बोली, माफ कीजिएगा बा साहब, आप एक आम सी बात को मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसके तालु और जुबान में कोई नुक्स नहीं है, उसकी आवाज बहुत शार्प है। इस एज में तालु और जुबान की नरमी बच्चों की मुकम्मल तरह से मदद नहीं कर रही होती, जिसके बायस बहुत से बच्चे लफ्जों को उनके सही तलफ्फुज के साथ अदा नहीं कर पाते। लेकिन ये प्रॉब्लम वक्त के साथ साथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। महीने में बस 4 सेशन काफी होंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ी सी ट्रेनिंग से ये मसला खत्म हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को सख्ती से ना डांटे या इस चीज का हद से ज्यादा एहसास मत दिलाएं कि वो गलत बोल रहा है। इससे वो एहसास कमतरी का शिकार होने लगेगा। वो वही बातें कर रही थी जिनकी मुझे तोक्का थी। मैं पहले से जानता था कि अफीरा खामखा टेंशन ले रही है। उसकी बातें सुनने के साथ मैं चाय की चुस्कियां भी ले रहा था। दरअसल होता यह है कि बाज़ औक़ात बच्चे जब ऐसे अल्फाज अदा करते हैं तो पेरेंट्स खुश होते हैं और हर आए गए के सामने उसके अदा किए गए अल्फाज को मनोअन दोहराने की कोशिश करते हैं और हंसते भी हैं। बच्चा उस चीज को मुस्बत ख्याल करके एक मनफी तासुर कबूल कर लेता है और बार बार यही प्रैक्टिस करने लगता है और यूं एक बहुत आम सी बात बहुत बड़ा मसला लगने लगती है। हो सकता है आप लोगों ने यही किया हो। वो इत्मीनान से कह रही थी। उसे क्या पता था कि अफीरा किस कदर डिसिप्लिन्ड माँ थी। वो ऐसी कोई कोताही कर ही नहीं सकती थी और मैं उसकी वजह से ये कोताही करने का सोच भी नहीं सकता था। बहरहाल आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा तो अभी बहुत छोटा है। आप उसे नेक्स्ट सैटरडे ले आइएगा। 1-1.5 घंटा के सेशन के बाद सूरत हाल का अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वही मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर फिक्रमंदी के असरात गालिब थे। बाजी जी, वड्डी बीबी दी अखां विचों खून निकलदा पिया है। नूरुल इज्जत परेशानी के आलम में उठी और मेरे कुछ कहने से कबल एक्सक्यूज मी कहते हुए अंदर की जानिब चल दी। हशाम ने भी खिलौनों से तवज्जो हटाकर इस अफरा तफरी की जानिब देखा। मुझे खड़ा देखकर वो यही समझाते कि वापसी का वक्त हो गया है, इसलिए उठकर मेरे पास आ गया। मैं अजीब शशोपंज में गिर गया था। एक मस्तनन आई सर्जन होने की वजह से ये मेरा फर्ज था कि मैं मरीज का चेकअप कर लेता, मगर मैनर्स कहते थे कि मुझे बिला इजाजत रहायशी हिस्से की जानिब नहीं जाना चाहिए।
بہت سوچ بچار کے بعد میں نے حشام کو وہیں بیٹھنے کے لیے کہا اور اندر کی جانب چل دیا۔ بابا کدھر جا رہے ہیں؟ حشام نے چوکنا ہو کر پوچھا۔ جانو آپ یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے اچھلت میں جواب دیا۔ آنٹی کے روم میں جا لیں؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ لا حول ولا قوت، آنٹی کے روم میں نہیں جا رہا، ان کی مما بیمار ہیں، ان کا چیک اپ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے تحمل سے جواب دینے کی کوشش کی۔ وہ فوراً اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی چیک اپ کر لوں گا۔ اس نے میرے قریب آ کر اجازت طلب کی۔ بیٹا آپ خاموشی سے وہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، میں نے اس کے سوالات سے عاجز آ کر سختی سے کہا۔ وہ منہ بسورتا دوبارہ کاؤچ کی جانب چلا گیا۔ میں اندر جانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا کہ وہ خود ہی اندر آ گئی۔ اس کا چہرہ پہلے کی نسبت اترا ہوا تھا، بغور دیکھنے پر آنکھوں میں نمی بھی نظر آ رہی تھی۔ آئی ایم سو سوری، دراصل وہ پھر کوئی وضاحت دینے لگی تھی کہ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اٹس اوکے مس، آئی کین انڈرسٹینڈ، آپ چاہیں تو میں آپ کی مدر کا چیک اپ کر سکتا ہوں، یقین کیجیے میں ایک مستند آئی سرجن ہوں، میں نے لہجے کو شگفتہ بنا کر کہا۔ وہ لڑکی جو لمحہ بار پہلے مسکرا رہی تھی اب نم نم آنکھوں سے یکدم کیسی مرجھائی ہوئی لگنے لگی تھی۔ وہ ہزار جان سے مشکور ہوتے ہوئے بولی، آئی ول بی ریئلی ویری گریٹفل، جی پلیز۔ میں حشام کو آنکھوں ہی آنکھوں میں وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس کے ساتھ ساتھ چلتا اندر کی سمت چل دیا۔ اس کی والدہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے رپورٹس وغیرہ چیک کی۔ میرا تجربہ کہتا تھا کہ وہ سادہ لینس کی سرجری تھی، مگر شوگر لیول آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے زخم مندمل نہیں ہو پا رہا تھا، تبھی خون بہنے لگا تھا۔ رپورٹس پر ان کے ریگولر فزیشین کا نام بھی لکھا تھا، ڈاکٹر جہانگیر رضوی میرے اچھے شناساؤں میں سے تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آپ تسلی رکھیے، زخم ابھی مکمل طور پہ مندمل نہیں ہو پایا، اس لیے شاید ان کا ہاتھ وغیرہ ٹکرانے سے بلیڈنگ ہونے لگی ہے۔ میری بات پر وہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ وہ بھی بالواسطہ میڈیسن کی فیلڈ سے تعلق رکھتی تھی اور کچھ نہ کچھ تو اپنی والدہ کی رپورٹس کو سمجھ سکتی تھی اس سے پہلے کہ وہ کسی اور فارمیلٹی میں پڑتی۔ میں اجازت لینے کے لیے پر توڑنے لگا۔ میں حشام کو سیٹرڈے کو بھجوا دوں گا، میں نے چارجز وغیرہ پے کرنے کے بعد کہا تھا۔ تم میرے ساتھ نہیں چل رہی؟ افیرا کو نائٹ سوٹ میں ملبوس دے کر میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ حسب توقع خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ سلکی بالوں میں برش چلاتی رہی۔ تم میرے ساتھ نہیں چل رہی افیرا؟ میں نے ضد چو کر دوبارہ پوچھا۔ نہیں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں سے ایک جھکتی نظر مجھ پر ڈالی۔ کیوں؟ میں نے سلگ کر پوچھا۔ افیرا کو میرے غصے کی پرواہ ہی کب تھی؟ وہ جانتی تھی کہ میرا غصہ آتش نمرود کی طرح صرف پرتپش دکھائی دیتا ہے مگر حقیقت میں ہے نہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیر کی آواز کمزور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے دھاڑنے کا بنیادی حق چھین لیا جائے۔ میرا موڈ نہیں ہو رہا، میں ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ مجھے اس کے انداز نے حد درجہ سلگا دیا۔ ہفتہ بھر پہلے سے میں نے اسے بتا دیا گیا کہ ولید رحمان کی ڈنر پارٹی میں اسے میرے ساتھ چلنا ہے اور گزشتہ پورے 2 ہفتے میں اسے یاد دہانی کرواتا رہا تھا۔ اتوار کو ہم ولید رحمان کے یہاں مدعو ہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ ضرور چلے گی اور اب عین وقت پر اس کا موڈ نہیں تھا اور وہ آرام کرنا چاہ رہی تھی۔ کیوں موڈ نہیں ہو رہا؟ اور ایک دم سے تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ صبح تک تو تمہارا پروگرام تھا کہ تم ضرور یہ ڈنر اٹینڈ کرو گی۔ میں اسے رسان سے سمجھا کر ہر صورت اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے مڑ کر میری جانب دیکھا، پھر ناک چڑھا کر بولی، کم ہونا باس، ایسے 3rd کلاس سوالات مت کیا کرو مجھ سے، کیا، کیوں، کیسے، کس لیے، کس طرح جیسے الفاظ سے الجھن ہوتی ہے مجھے۔ میں کچھ دیر اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اسے میرے ادا کیے گئے الفاظ سے ہی نہیں، میرے انداز سے بھی الجھن ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی میں اس کی جانب دیکھ رہا ہوں، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کے اچانک فیصلہ بدل لینے سے کس قدر بے چین ہوں، مگر پھر بھی اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے دل کے ننھے سے کسی گوشے میں یہ موہوم سی امید تھی کہ شاید میری آنکھوں میں خفگی کے رنگ دیکھ کر وہ یکدم مسکرا دے گی اور کہے گی، آئی ایم سوری عباس، تم ناراض مت ہو، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ اطمینان سے آئینے کے سامنے پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی
اور چہرے پر نائٹ کریم کا مساج کرنے لگی۔ تمہیں نہیں جانا تھا تو کم از کم مجھے صبح ہی بتا دیتی۔ نازیہ بھابی اپنی امی کے چیک اپ کے لیے کلینک آئی تھی، مجھ سے تمہارے متعلق پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ آج ڈنر پارٹی میں آپ خود ہی افیرا سے مل لیجیے گا۔ میں آلریڈی انہیں کہہ چکا ہوں افیرا، اب تم نہیں جاؤ گی تو کس قدر برا لگے گا۔ میں نے پھر کوشش کی لیکن وہ خاموشی سے مساج کرتی رہی۔ میں کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ تم نہیں جاؤ گی تو وہاں سب کیا سوچیں گے؟ ولید بھائی 6 ماہ پہلے سے ہم سب کولیگز کو سنا رہے ہیں کہ ان کی ویڈنگ اینیورسری کی سلور جوبلی بہت دھوم دھام سے منائی جانی چاہیے۔ نازیہ بھابی آ رہی ہیں، اطہر بھی اپنی نئی نویلی دلہن کو لائے گا، تقریباً سب لوگ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ ولید بھائی نے ہمیشہ مجھے چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا ہے، اب اگر میں اس طرح اکیلا جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ میں نے نہایت وضاحت سے اپنی مجبوری بیان کر دی تھی۔ میں حقیقتاً دل سے چاہتا تھا کہ فیرا میرے ساتھ چلے، کیونکہ سب یار دوست اپنی فیملیز کے ساتھ آ رہے تھے۔ میں بغیر ہانڈی کا چمچہ بن کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ ہماری فیلڈ میں اس طرح مل بیٹھنے والے مواقع ویسے ہی کم آتے تھے۔ تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر یہ پروگرام فائنل نہیں کرنا چاہیے تھا باس۔ اس نے مساج سے فارغ ہو کر میری طرف رخ کیا اور بلا تعلق سے انداز میں بولی۔ میں ہونٹ بھینچے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اور اگر تم کر ہی چکے تو پھر خمیازہ بھی تمہیں بھگتنا چاہیے۔ سب لوگ میرے بارے میں اچھا ہی سوچتے ہیں، کم از کم تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک بات نازیہ بھابی کی بات ہے تو وہ اپنے سب پروگرام اپنی وجہ سے ہی ترتیب دیا کرتی ہیں۔ انہیں بچپن سے عادت ہے اس قسم کے بورنگ فنکشنز اٹینڈ کرنے کی۔ مجھے کوئی شوق نہیں اپنی نیند خراب کرنے کا۔ وہ کس قدر تلخی سے کہہ رہی تھی، اسے احساس ہی نہیں تھا۔ اس کا انداز مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر گیا، اور شاید میری خاموشی نے اسے کچھ باور کروایا تھا۔ عباس پلیز تم میری وجہ سے اپنا موڈ آف مت کرو۔ تم جانتے ہو مجھے ان سیمینار ٹائپ ڈنر میں کس قدر بوریت ہوتی ہے۔ بیماریاں اور بہت سی بیماریاں، یہی سب تو ڈسکس ہوتا ہے تم سب لوگوں کے بیچ۔ ایسے صورتحال میں میرے جیسا انسان تو خود کو آؤٹ سائیڈر ہی سمجھتا رہتا ہے۔ آئی ایم سوری عباس۔ میں چند لمحے اس کے تر و تازہ چہرے کی جانب دیکھتا رہا، پھر گہری سانس بھر کر میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اوکے ایز یو وش، میں نے کہا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تمہارے جیسا انسان خود کو ہر جگہ آؤٹ سائیڈر سمجھتا ہے افیرا، کیونکہ تم اپنی شخصیت کے ظام اس قدر مبتلا ہو چکی ہو۔ تمہیں باقی انسان ایلینز دکھائی دیتے ہیں۔ تمہیں اپنے شوہر کا بھی کوئی احساس نہیں، ورنہ تم یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ اوکے باس، تمہاری خاطر، صرف تمہاری خاطر میں چلی چلتی ہوں۔ تم میرے ساتھ ہوگے تو مجھے کچھ بھی بورنگ نہیں لگے گا۔ ڈریسنگ روم میں کپڑے تبدیل کرتے ہوئے میں اندر ہی اندر کھولتا رہا تھا۔ 12 سال پر مشتمل یہ ازدواجی زندگی کبھی کبھی مجھے ایک عجیب سا جگ سا پزل لگنے لگتی تھی۔ اس پزل کے کچھ ٹکڑے غلط جگہ پر چپکا دیے گئے تھے۔ کس میں سکت تھی کہ ان غلط ٹکڑوں کو صحیح جگہ لگا دیتا، وجز قدرت کی۔ تم بھی کبھی کبھی حد کرتے ہو عباس گوری، یہ تمہاری بڑھتی عمر کا تقاضا ہے کہ تم اس قدر نا امید ہو کر سوچتے ہو۔ کیا کمی ہے تمہاری زندگی میں؟ میری الٹی سیدھی نا امید سوچوں سے چڑھ کر کوئی میرے اندر چلا کر بولا۔ میں میچنگ ٹائی کی تلاش چھوڑ کر وہیں ایک اسٹول پر بیٹھ گیا۔ ہماری خوشیوں کی سب سے بڑی دشمن دراصل یہی اندر کی اگاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، جسے ہم کوئی کہہ کر خود کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ کوئی ہمارے اندر کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا خوف ہوتا ہے، ارد گرد کے انسانوں کا خوف، اپنے سے برتر انسانوں کا خوف، اپنے سے کمتر انسانوں کا خوف، ناکامی کے بوجھ سے خائف ایک لرزتے دل کا خوف، آنکھوں کی اوٹ سے جھانکتے تعصب کا خوف، تانوں کا خوف، ہمدردی کی آڑ میں رگے جاں کو آری کی طرح کاٹتے فکروں کا خوف، واہ واہ سمیٹ کر ایک اونچی مسند پر پہنچ نہ پانے کا خوف، اور کبھی کبھی اس مسند پر پہنچ کر عزت و ستائش کے مہین لبادے میں لپٹی اسی واہ واہ کے گر کر چکنا چور ہو جانے کا خوف، پابندیوں سے جکڑے اس معاشرے کا خوف، جی ہاں اس معاشرے کا خوف، کوئی ایسا نہ کہہ دے، کوئی ویسا نہ کہہ دے، کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ چل گیا تو۔ میرے دل کو بھی ایسے ہی خوف لاحق رہا کرتے تھے، تب ہی میرا اندر میری بڑبڑاہٹ کو دبا کر مجھے سب اچھا ہے کہ گردان کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔
क्या कमी है मेरी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं। एक खूबसूरत मन चाहा लाइफ पार्टनर, औलाद की नेमत, बावकार मुनाफा बख्श प्रोफेशन। हो, मैं फिर भी ना खुश हूँ। मैंने गहरी सांस भरकर मरहम का एक फाहा अपने बोझे दिल पर रखा, बिल्कुल ऐसे जैसे दमा के मरीज इनहेलर की मदद से खुद जिंदगी को अपने अंदर कतरा कतरा मुंतकिल करते हैं। उसी तरह मैं भी सुकून अपने अंदर उतारने की कोशिश करने लगा। मैं इतना बहादुर नहीं कि घर में होने वाली सारी बातें किसी गैर को बताकर अपना तमाशा बनवाता। मुझे दूसरों को सब अच्छा है कि ही तस्वीर दिखानी थी। मैंने चंद लम्हे अपनी जात के साथ गुजार लिए थे, यही काफी था। अब मैं फिर से अपने जोन में वापस आ सकता था। अफीरा ठीक है तो कह रही है, वो वहां जाकर क्या करेगी भला? इतनी नाजुक सी बीवी है मेरी, वहां जाकर बीमारियों के मुतल्लिक बातें सुन सुनकर ख्वाम का खुद को टेंस कर लेगी और फिर बीमार हो जाएगी। मैं जो हूँ ये सब झेलने के लिए, मेरा तो फील्ड है, मुझे तो ये सब सहना ही चाहिए। मैंने उसका मूड भी ऑफ कर दिया। भला उस बेचारी ने ऐसा क्या कह दिया था? वो भी इंसान है, उसे पूरा हक है कि जहां जाने को उसका दिल ना चाहे वहां जाने से साफ इनकार कर सके। मैं तैयार होते हुए खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। अफीरा नहीं आई? नासिया पापी ने लैग स्लैग के बाद छूटते ही पूछा। हालांकि वो देख चुकी थी कि मैं अकेला ही अंदर आया हूँ, मगर फिर भी उन्होंने पूछना अपना फर्ज समझा। नहीं, मैंने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फौरन ही अपनी तवज्जो बरकी कमकमों की तरफ कर ली ताकि वो मजीद कोई सवाल ना पूछ सके। मगर वो मेरी भाभी थी, उन्हें तमाम तर तफसील जाने बगैर चैन कैसे आ सकता था? वलीद भाई ने लॉन में जबरदस्त अरेंजमेंट करवा रखी थी। रंगो बू का अजब सैलाब उतरा हुआ था। लॉन से आती गुलाब और मोती की महक सारे माहौल को मजीद फसों खेज और खमार आलूद बना रही थी। पुरस्कून तमानियत भरे चेहरे मेरे जैसे रोमांटिक माइंड बंदे को एक जगह तवज्जो मरकूज नहीं करने दे रहे थे। मगर नाजिया भाभी मजाल है जो उन्होंने मेरी अदम तवज्जो और संजीदगी को अहमियत दी हो। मुझे ऐसे घूरी थी जैसे आंखों के जरिए दिल का हाल जांच लेना चाहती हूँ। अफीरा क्यों नहीं आई? उन्होंने नहायत सरसरी लहजे में पूछा, मगर उनके लहजे के पीछे एक अजीब सी मक्कारी वाज़ेह हो रही थी। उससे कोई शौक नहीं है अपनी नींद खराब करने का। मैं तड़क कर बोला। कोई भी शरीफ आदमी उनके इस तरह के अंदाज से जलकर खाक हो सकता था। मैं तो फिर उनका देवर था। वो कुछ देर मुझे इसी तरह घूरती रही जैसे पुलिस हदूद के मुलजिम को घूरती है। फिर उन्होंने 1 मिनट का तवील और बेहंगम कहका लगाया और बोली, तुम्हारी मजाक वाली आदत नहीं बदली। हा हा हा, दुरुस्त कह रही हैं आप। मैंने बहुत मुश्किल से मसनूई कहका लगाया और फिर फौरन आगे बढ़ गया। बहुत से शनासा चेहरे नजर आ रहे थे। मैं बढ़कर सबसे लैग स्लैग करने लगा। मुझे औरतों की इन्हीं खोजती नजरों से डर लगता था और कभी कभी औरतों पर तरस भी आने लगता था कि बेचारियों के एक दूसरे के कितने ही उल्टे सीधे सवालात के जवाब देने पड़ते थे। मैंने आज तक किसी मर्द को ऐसे सवालात पूछते नहीं देखा था। सुबह कितने बजे उठे थे? दोपहर को क्या खाया था? ये जो जूते तुमने पहने इन पर जो स्याह पॉलिश है ये तुमने कहाँ से खरीदी थी? मेरी रंगत मान पड़ती जा रही है, इसको फ्रेश करने के लिए क्या करूं? जबकि औरतें बकसरत ऐसे सवालात पूछती नजर आती थीं। मैं वलीद भाई और भाभी की तरफ आ गया। उन्हें उनका गिफ्ट थमाकर 2-4 इधर उधर की बातें की। मुझे उन दोनों का कपल शुरू से बहुत पसंद था। 50 के पेटे में दाखिल होते हुए वो दोनों मियाँ बीवी इंतहाई ग्रेसफुल लग रहे थे। उन्होंने भी अफीरा के मुतल्लिक पूछा। मेरे गड़े हुए बहाने पर सबिहा भाभी काफी देर तक सर हिलाती रही। फिर शफकत से मेरा शाना थपथपाकर बोली, बीवी का ध्यान रखा करो अब्बास, अब तुम बच्चे नहीं रहे, माशाल्लाह 2 बच्चों के बाप बन चुके हो। अपनी जिम्मेदारियां पहचानने की कोशिश करो। जी भाभी, मैं मुस्कुराकर इतना ही कह सका। न जाने सारा जमाना मुझे ही गैर जिम्मेदार क्यों समझता था। अरे आपने ये कैसी बातें शुरू कर दी? अभी तो हमारा अब्बास खुद बच्चा है। क्यों भाई, जल्दी बताओ कितनी उम्र है तुम्हारी? फिर तुम्हारी भाभी भी अपनी उम्र बताएंगी। इस बहाने हमें उनकी असल उम्र पता चल जाएगी। वलीद भाई अपनी मखसूस बज़ला संजी का मुजाहिरा करने लगे। मैं अपनी उम्र कभी नहीं छुपाती, 20 साल की हूँ, 2-2.5 मरतबा।
भाभी के जवाब पर मैंने और वलीद भाई ने जोरदार कहका लगाया। हाँ, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि मर्द और औरत 20 साल तक तो हम रहते हैं, फिर मर्द 21 साल का हो जाता है, मगर औरत अगले 5 साल तक 20 साल की ही रहती है। वलीद भाई ने को चुटकुला छोड़ा। मेरा मूड इंतहाई खुशगवार हो गया था। भाभी मुस्कुराते हुए चंद और मेहमान निपटाने के लिए आगे बढ़ गए। वलीद भाई ने इशारे से किसी को करीब बुलाया था। नेवी ब्लू और सिल्वर ग्रे कॉम्बिनेशन के शिफॉन में मलबूस एक लड़की हमारे सामने आ खड़ी हुई। मुझे उन्हें देखकर खुशगवार हैरत हुई। वो नूरुल इज्जत थी। ये मेरी उससे दूसरी मुलाकात थी। इनसे मिलो, ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी सिस्टर इन लॉ नूरुल इज्जत। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत प्यार से तारुफ करवाया। वो इस तारीफ पर कुछ चीख सी गई और उसकी ये झिमती हुई मुस्कुराहट मुझे बहुत भली लगी। ये अब्बास हो रही हैं। उन्होंने मेरी जान भी इशारा करके गोया मैं कायदे आजम था कि सिर्फ नाम बताने से सब कारनामे पता चल जाते। जी मामू, इनसे मुलाकात हो चुकी है मेरी, उसने खुद ही कहकर गोया वलीद भाई की मुश्किल आसान की थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार अब्बास, तुम जरा गपशप लगाओ, मैं यज़ानी साहब को कंपनी देता हूँ, वरना बाद में गिला करते रहेंगे कि जवानों में खड़ा होकर खुद को जवान साबित करने की कोशिश करता हूँ। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। मैं नूरुल इज्जत की जानिब मुतवज्जा हुआ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था कि इस लड़की को किस नाम से पुकारूं, मिस नूर कहूँ या मिस इज्जत। और फिर मुझे तो ये भी पता नहीं था कि वो मिस है या मिसिस। देखने में वो बहुत छोटी सी लगती थी, मगर उसके नाम के साथ 2 अदद पाकिस्तानी और 1 अदद गैर मुल्की यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां लगी थी वो साबित करती थी कि वो यकीनन मिस नूरुल इज्जत उम्र चोर वाकया हुई है। रॉयल ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ उसने ज्वेलरी और मेकअप का बहुत मुनासिब सा इस्तेमाल किया हुआ था। उसके स्याह बाल और शिफॉन का दुपट्टा वाकई छेड़छाड़ की जद में थे। आपकी वालदा कैसी हैं? मैंने खामोशी को तोड़ने में पहल की। ठीक है, दरअसल मैं आपसे फोन पर भी सिलसिले में बात करना चाह रही थी। वो तो शायद इंतजार में थी कि मैं पूछूं और वो बताना शुरू कर दे। मुझे रिजवी साहब से कोई शिकायत नहीं, वो यकीनन एक बेहतरीन सर्जन होंगे, मगर मेरी मदर को उनके हाथ से शफा नसीब नहीं हुई। मैंने वलीद मामू से जिक्र किया था तो उन्होंने आपकी काफी तारीफ की। मैं चाह रही थी कि आप उनका तफसीली चेकअप कर लें, वरना फिर मैं उन्हें कराची के किसी सर्जन को दिखा लूं। उसने झिझकते हुए अपना मुद्दा बयान किया। वलीद भाई ने मेरी तारीफ की थी। दिल ही दिल में मुझे काफी खुशी हुई, मगर कसरे नफसी मेरा शार था। रिजवी साहब बहुत माने हुए सज्जन हैं, उनके मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं। वलीद भाई की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरी तारीफ की। आप ले आइएगा अपनी वालदा को। मैंने लम्हा भर का तवक्कुफ किया। या फिर ऐसा करते हैं, जब मैं हशाम को 3rd सेशन के लिए लाऊंगा तो फिर आपके घर पर चेकअप कर लूंगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि मजीद किस किस्म का ट्रीटमेंट दरकार है। मैंने खुद ही तजवीज पेश की तो वो फौरन ही मान गई। उसके बाद वो हशाम के मुतल्लिक पूछने लगी। मैंने उसके तरीकाकार की तारीफ की, क्योंकि अफीरा अब हशाम की तरफ से मुतमईन होती जा रही थी। एक जाती सी बात पूछूं? मैंने बिलाहर अपने तजस्सुस को जुबान दे ही दी। ये तो मुझे पता चल गया था। वलीद भाई ने उसे मुझसे इसीलिए मुतारिफ करवाया था, मगर जहांगीर रिजवी से उनके बहुत गहरे दोस्ताना मरासिम थे और वो दोस्ती, रिश्तेदारी और प्रोफेशन को हमेशा अलहदा रखने के आदी थे। इसलिए उन्होंने खुद मुझसे डायरेक्ट बात करने के बजाय नूरुल इज्जत को मुझसे मुतारिफ करवा दिया था, ताकि वो खुद ही मुझसे बात कर ले कि बहरहाल जहांगीर रिजवी जैसे नामी ग्रामी सर्जन को वो नाराज नहीं कर सकते थे। मुझे तो दिल ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे खुद पर फख्र करने का मौका मिला था। कहाँ सर्जन जहांगीर और कहाँ मैं अब्बास गौरी, जिसका आम सा आई क्लिनिक शानदार वेल इक्विप्ड सर्जन जहांगीर हॉस्पिटल के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। आप सबीहा भाभी की बहन हैं? उसके इस बात में जवाब देने पर मैंने पूछा कि बहरहाल वलीद भाई और नूरुल इज्जत के दरमियान हकीकी रिश्ता समझ नहीं पाया था। आप शायद लफ्ज मामू पे हैरान हो रहे हैं। दरअसल सबीहा आपी मेरी फर्स्ट कजन है, जबकि वलीद मामू मेरी अम्मी के कजन है। इसलिए वो मुझसे हमेशा सबीहा आपी के रिश्ते से सिस्टर इन लॉ कहते हैं, जबकि मैं उन्हें अम्मी के रिश्ते से मामू कहती हूँ। वो मुस्कुराते हुए वजाहत कर रही थी। वलीद कहते हैं, इस उम्र में जब दिल लड़कियों के मुंह से सिर्फ जानू सुनना चाहते हैं और लड़कियां मामू से कम पर तैयार नहीं होती तो दिल बहुत दुखता है।
सबीहा भाभी जो अकब में आ खड़ी हुई थी एकदम से बोली। मैंने एक जोरदार कहका लगाया। भाभी भी हंस रही थी, जबकि नूरुल इज्जत चींप सी गई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ रही थी, जिसे बाएं हाथ से छुपाने की वो मुसलसल कोशिश कर रही थी। होंठों पे हाथ को रखे सफेद मोतियों जैसे दांतों को छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई नूरुल इज्जत उस लम्हा मुझे बहुत मासूम लगी। मैं हंसते हुए अतहर और राइमा भाभी की तरफ आ गया, मगर सर्दियों की सुबह में हिद्दत पहुंचाने वाली मीठी मीठी धूप जैसी उसकी मुस्कुराहट मेरे जहन से महव नहीं हो सकी। मैं अतहर के पास आकर बैठ गया, मगर चंद लम्हे के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। इतनी बड़ी गैदरिंग में अतहर की तवज्जो का मरकज सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। हर 15 मिनट बाद राइमा भाभी झुककर अतहर के कान में कुछ कहने लगती। जवाबन अतहर भी कान में सरगोशी करता। उसके बाद वो दोनों ही हंस देते, जबकि मैं हर 15 मिनट के बाद पहलू बदलने पर मजबूर हो जाता। मुझे अपनी मौजूदगी वहां नहायत ही गैर जरूरी महसूस होने लगी थी। अतहर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मगर शादी के बाद वो जिस कदर चुगत लगने लगा था, शादी से पहले इस कदर नहीं लगता था। अभी चंद मिनट पहले मेरा मूड बहुत खुशगवार हो गया था, मगर अब फिर से अफीरा पर गुस्सा आने लगा। वो मेरे साथ होती तो मैं इस किस्म की अहम खाना सूरत हाल से बच सकता था। शायद हर वो शख्स जिसकी शादी को 12-15 साल गुजर चुके हैं, नए शादीशुदा जोड़ों को देखकर इसी किस्म के जज्बात का शिकार हो जाया करता है, जिस तरह के जज्बात का शिकार मैं अतहर और उसकी दुल्हन को देखकर हो रहा था। मैं उताकर एक्सक्यूज मी कहते हुए उस जगह से उठ गया। चंद लम्हे इधर उधर गपशप लगाने के लिए किसी को तलाशता रहा। चंद भाभी नुमा खवातीन की तफ्तीश का निशाना बना। अफीरा की गैर मौजूदगी के मुतल्लिक मुनासिब तरीन बहाने गढ़े, मगर उन सब के बावजूद मैं जानता था कि लाशौरी तौर पर ही सही, मगर मैं एक इंतहाई छिछोरी हरकत का मुर्तकिब हो रहा हूँ। मेरा ध्यान ख्वामखा भटककर उस सिंध चला जाता जहाँ नूरुल इज्जत खड़ी थी। मुझे एहसास था कि मैं एक निचले दर्जे की हरकत में मशगूल हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों उसे बार बार देखना अच्छा लग रहा था। मैं खुद को घरक रहा था, मगर फिर भी इस हरकत से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसी सना में खाने का गुलगुला उठा। मैं भी खाने की टेबल्स की तरफ आ गया ताकि खाना खाते ही रफू चक्कर हो सकूं। अफीरा, आज कम से कम तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। मुझे रह रहकर यही ख्याल आ रहा था।